पहला क्वेश्चन जो आता है बहुत सिंपल, मैं एक फ्रेमिंग देना चाहूंगा आपको, एक जनरल फ्रेमिंग, नॉट फुल एंड फाइनल फ्रेमिंग। पहला क्वेश्चन आता है किसी भी राजा के ऊपर। अब राजा ने अगर काम किया है तो इतना काम किया होता है कि वो 3 मार्कर में लिख नहीं पाओगे। तो ऐसे स्लेव डायनास्टी जो भी हमने करी है, ऐसे कितने राजा हैं जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जिनके ऊपर रेगुलर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको, हाँ, आपको सबसे पहली चीज, आपको डंडे डंडे खींच लो, डंडे होते हैं ना, कॉलम नहीं खींचना है, सिर्फ कि इस जगह पे ये वर्ड आएगा। सेंटेंस आपको अपना बनाना पड़ेगा और उस सेंटेंस के अंदर कॉमास का यूज, सेमीकोलन का यूज, हाइफन का यूज करना आना चाहिए, ब्रैकेट्स का यूज करना आना चाहिए। क्या कंपलसरी है? अगर राजा का नाम पूछा है तो राजा का नाम 100% कंपलसरी है, लिखना है विद हिज टाइम पीरियड। इसके बिना काम नहीं होगा। सो अगर हम एग्जाम्पल ले लें रजिया का, चलो लेट्स से एक सिंपल एग्जाम्पल जो बार बार पूछा गया है 3 मार्कर के अंदर, रजिया का अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है, सो वेर इज शी, इल्ततमिश, रजिया। अब पहले हम लोगों के पास स्पेस की कोई कमी नहीं थी, तो पहले हम जनरली 2 टाइटल लिखा करते थे। हम 2 टाइटल लिखते थे। नाम लिखेंगे, नाम के पहले कंपलसरीली टाइटल आएगा। टाइटल जनरली बहुत सारी चीज़ों को डिजिग्नेट कर देता है, वो बता देता है। सो इसका जो टाइटल था वो था उम्दात उल निस्वान, जो कॉइन्स के अंदर छपा है, दैट इज प्रजा की माँ, ऐसे कुछ है ना, वर्ल्ड की बहन। वर्ल्ड की बहन हो जाएगी तो फिर ब्याह किससे करेगी वो? पेरेंट ऑफ द वर्ल्ड, मम्मी। अच्छा, अरे यार, सो ये टाइटल हो गया। सो आप टाइटल पहले लिखेंगे तो इसके अंदर कुछ वर्ड्स की कमी हो जाती है। अगर हम लिखते हैं कि रजिया सुल्तान वाज सो एंड सो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टॉल, वेरी हैंडसम, शी वियर पेंट शर्ट, जीन्स कोट, पेंट, AK-47 लेके चलती थी, ऐसा तो नहीं लिखोगे। सो हमें सेंटेंसेस को तोड़ना आना चाहिए, सेंटेंसेस के अंदर से कीवर्ड्स निकालना चाहिए। शी इज, शी वॉज, हटा दो सारे, यूज का कॉमास। सो क्या हो गया, लिखेंगे कैसे, उम्दातुल निस्वान। अब इसके बाद वॉट शी इज बेस्ट नोन फॉर, मेरे नोट्स के अंदर जनरली दिया होता है, जनरली जहां पर है। सो फर्स्ट एंड ओनली, या फर्स्ट को हटा दूं मैं तो ओनली, फर्स्ट लिखने की क्या जरूरत है? फर्स्ट एंड अगर हटा दिया, ओनली अकेला अपना काफी, कि अकेली एकमात्र है वो, तो प्रथम और एकमात्र, प्रथम लगाने की जरूरत क्या है? बट किताबें लिखती हैं, मेरे नोट्स में भी लिखा है फर्स्ट एंड ओनली, गलत है। फर्स्ट इसलिए है कि ऑल ओवर इंडिया दूसरी महिला शासक हुई हैं, भोपाल की बेगमें, फर्स्ट मुस्लिम उस तरीके से है। लेकिन अगर हम सल्तनत की देखेंगे तो ओनली वुमन सुल्तान, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत में। तो इस वजह से फर्स्ट एंड ओनली आता है। तो ये कंसेप्ट है जो हम सिर्फ रट लेते हैं, हम ये नहीं सोचते कि फर्स्ट क्यों है। तो यहाँ थोड़ा सा सोचना समझना चालू करो और जितने राजा हैं उनके ऊपर लिखना चालू करो कि राजा रजवाड़े किस तरह से काम किया करते थे, ठीक है। और क्या लिखोगे, व्हाट शी इज बेस्ट नोन फॉर, वॉज फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर। फर्स्ट अगर हटा रहे हो तो हटा दो, ओनली, ओनली मुस्लिम लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, दिल्ली सल्तनत इज मुस्लिम। ओनली वुमन रूलर या सुल्तान टू रूल फ्रॉम दिल्ली, अकेली है, ठीक है। अब इसके साथ और खासियत आ जाती है कि इसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सेमीकोलन लगा के लिख सकते हो, डिनाइड फेमिनिज्म। पर्दा यार तुम छोटी चीज है, जो उस टाइम पर फेमिनिज्म की बात थी, डिस्कार्डेड अपैरल होगा वो तो एक छोटी सी चीज हो गई। कॉमा, एबल जनरल एंड डिप्लोमैट हो गया। अब ये कितने शब्द हो गए आपके, ये 12 के आसपास होने आने चाहिए मेरे हिसाब से। ज्यादा हो गए तो अब आप इसको श्रिंक कर देंगे, कितने हो रहे हैं, 13 हो रहे हैं, तो 12 एट द मोस्ट जा सकते हो आप, 10 से ज्यादा नहीं जाना। तो यहाँ 2-3 वर्ड अगर आप खत्म करना चाहते हो तो कर दो। रजिया सुल्तान लिखा है कि तो रजिया लिख दो, ब्रैकेट में अगर टाइम पीरियड लिखा है उसे काउंट मत करना, ओके। ये हो गया सिंपलेस्ट आंसर। इसके बारे में जानकारी ज्यादा है और क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब वहीं पर मैं ऐसा नाम दे दूं जिसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, जैसे कै खुसरो, अब क्या लिखोगे आप कै खुसरो के बारे में?
3 मार्क। कारण पीएससी दोनों के क्वेश्चन पूछती है, एक तो आपको बहुत अच्छे से आता है, एक वो जो जनरली किताबों में मिलता नहीं है। तो जो जनरली किताबों में मिलता नहीं है उसके बारे में क्या कैखुसरो कौन था? शासक तो था। सो कौन से नंबर का शासक था? कहां था? सो 10th रूलर ऑफ स्लेव डायनास्टी या 10th स्लेव सुल्तान, 10th सुल्तान ऑफ स्लेव डायनास्टी 10th था, 10th है, 10th है कैखुसरो 10th है। 9th is बलबन, 8th is नासिरुद्दीन महमूद, 7वां अलाउद्दीन मसूद शाह, 10वां है कैखुसरो, उसके बाद 11वां है कैकुबाद, ठीक है, और 12वां है शमसुद्दीन के उमर। इसके बारे में क्या लिखोगे? तो कुछ नहीं पता है। सो ये कौन सा सन था? कैखुसरो बच्चा था, किसका बेटा था? प्रिंस मोहम्मद का था। सो ग्रैंडसन ऑफ बलबन, सन ऑफ प्रिंस मोहम्मद, रिप्लेस्ड बाय, अब ये होना चाहिए सक्सीडेड बलबन या नॉमिनेटेड, कोई सा भी वर्ड लगा सकते हो, नॉमिनेट भी किया उसने, नॉमिनेटेड बाय बलबन, रिप्लेस्ड बाय नोबल्स विद कैकुबाद। ये प्रॉपर हो गया। तो यहां उसके काल में एक इन्फेंट बच्चा है, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई सिक्का नहीं चलाया, कोई रोमांस नहीं है उसके बारे में, और क्या, कोई साधु संत नहीं है उसके बारे में, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई पोएट्री नहीं है, तो उसके बारे में क्या लिखोगे? तो वो कहीं ट्रांजिशन का हिस्सा है। सो उस ट्रांजिशन को हाईलाइट करना है, आपको ये पकड़ में आना चाहिए। तो ये 3 मार्कर है। सो हर एक 3 मार्कर यहाँ पर अपना अगर आप तैयार करना चाहते हो अभी कर सकते हो। इससे प्रैक्टिस होगी क्योंकि हमें बहुत सारी डायनास्टीज करना है, सारी डायनास्टीज के ऊपर क्वेश्चन आता है। मेजर इंपॉर्टेंस, मेजर सिग्निफिकेंस हम रखेंगे जहाँ ज़रूरी है। सो ये एक राजा के ऊपर बात हो जाती है। फिर आपको एक इसी तरह से क्वेश्चन आता है जिसको मैंने पहले भी हैंडल करा है कई बार, कि आपको कोई सा ऑथर दे देंगे, आपको कोई सी बुक दे देंगे, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सो इसके अंदर जो पैरामीटर होता है, अगर ऑथर दिया तो ऑथर का नाम कंपलसरी है। ऑथर अगर दे दिया है तो उसकी किताब एक हो सकती है, कई किताबें हो सकती हैं। ये अंतर है दोनों के अंदर। दोनों में सिर्फ पलट मत देना कि ये कान और ये कान, यहां थोड़ा सा अंतर आ जाता है। अंतर ये हो जाता है, ऑथर के 2 कान हैं, ऑथर है, ऑथर की 10 किताब हैं। ऑथर अगर आया है तो आपको ये लिखना पड़ेगा किस टाइम पीरियड पे था, कौन से कोर्ट्स में था। हिस्ट्री में जनरली वो कोर्ट्स में रहते हैं, और इनकी प्रमुख क्या हैं और इन्हें किस बारे में जाना जाता है। अगर वो हिस्टोरियन स्कॉलर हैं तो हिस्टोरियन स्कॉलर लिखेंगे आप कि उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर काम किया है। अगर उन्होंने पोएट्री के ऊपर काम किया तो पोएट्री पे लिखेंगे, साइंस पे काम किया तो साइंस पे एक वर्ड में लिख देंगे आप। स्कॉलर इज 1 गुड वर्ड, बड़े अच्छे से काम हो जाता है। अगर उन्होंने बुक पूछी है तो बुक का नाम आएगा, उसकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट आएगा, और उसका कंटेंट आएगा। अगर आपको कंटेंट नहीं पता है छोड़ दीजिए, फेंकिए मत, उसमें कंटेंट नहीं पता है तो फेंकिए मत। सो ये धीरे धीरे काम करना चालू करोगे तो तुम्हारी मेंस अपने आप तैयार होगी। ये 3 मार्कर है, टेढ़े हैं क्योंकि इसके अंदर 10 शब्द लाना मुश्किल काम है, खासतौर पे ऐसी जगह पर जिस जगह के ऊपर हमारे पास नॉलेज ज्यादा होता है। हो गया, ये बेसिक पैरामीटर है जिसको आपको काम करना है। फिर सल्तनत पीरियड के अंदर अगला क्वेश्चन बनता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, या वो आपसे बोल देंगे 5 नंबर में अगर आपसे सवाल पूछ लिया डिस्कस द दिल्ली सल्तनत, 5 नंबर है, 9 लाइनें हैं आपके पास, कैसे करेंगे? आप सल्तनत के अंदर आपके पास 3 डायनास्टीज चल रही हैं स्लेव्स की। इसमें स्लेव पीरियड के अंदर 3 डायनास्टी हैं, कुतुबी, शमसी और बलबनी। कुतुबी के अंदर इंपॉर्टेंट कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी में इंपॉर्टेंट कौन? इल्तुतमिश, रजिया और नासिरुद्दीन महमूद। 3। बलबन में कौन इंपॉर्टेंट? अकेला बलबन। सो यहां हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है। तो ब्रीफ में हम कैसे बताएंगे? या तो उन्होंने बोला एक्सप्लेन द डायनास्टीज ऑफ सल्तनत, स्लेव डायनास्टीज, तो आप सबके नाम लिखोगे कब से कब तक थे। ठीक है, सो इसका ट्रांजिशन बना सकते हो आप, 3 कॉलम बना सकते हो, तीनों डायनास्टीज बता दो, उनका टाइम पीरियड लिख दो। मेजर रूलर जहां जाए तो इल्तुतमिश, उसका टाइटल लिख दो, रजिया का टाइटल लिख दो, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइटल लिख दो, बलबन का टाइटल लिख दो, नासिरुद्दीन महमूद का टाइटल लिख दो। कोशिश ये करना है कि ये हमारा 4-5 लाइनों में खत्म हो जाए। उसके बाद में लिखना है कि इन्होंने क्या खास किया, व्हाट इज देयर मेजर रोल। ठीक है,
तो सल्तनत का अब दूसरा पार्ट आता है कि दिल्ली सल्तनत इन ब्रीफ लिखने को बोला है। अब डायनास्टी नहीं है, अब डायनास्टी नहीं है, तो भी पहली लाइन में आपको तीनों डायनास्टीज लिखनी है। पहली लाइन में आपको लिखना ही है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनास्टीज के ये है काम। दिल्ली सल्तनत बहुत बड़ी है, तो उसका पहला वाला पार्ट आपसे पूछ लिया गया, सल्तनत में स्लेव्स का योगदान या स्लेव एडमिनिस्ट्रेशन या स्लेव सुल्तान्स ऑफ दिल्ली सल्तनत इन ब्रीफ, ये छोटा पार्ट है। तो आपको इसकी मैक्सिमम स्पेशल एक्सटेंट देनी है कि किस राजा के टाइम पीरियड पे सबसे बड़ा विस्तार था, मैक्सिमम और मिनिमम। सबसे छोटा विस्तार एरिया, टेरिटोरियल एरिया किसका था, एक्सटेंट हो गया कि कितने बड़े रीजन में थे। फिर आपको इसके अंदर स्टेट का नेचर देना, कहीं पर भी कोई सा भी राजपाट लिखने को आए इन ब्रीफ तो नेचर ऑफ द स्टेट लिखना है। अब सल्तनत के अंदर सीधे सीधे लिखोगे थियोक्रेटिक, थियोक्रेटिक मतलब धर्म आधारित, थियोलॉजी के ऊपर चलने वाले थे। फिर इसके अंदर लिखोगे कि प्रजा कौन थी, राज है तो प्रजा भी होगी। सो प्रजा के अंदर क्लासिफिकेशन होगा। हमारा नजरिया अभी सोसाइटी के अंदर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का है। सोसाइटी अगर पूछी जाएगी तो सोसाइटी का क्लासिफिकेशन अलग बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का अगर क्लासिफिकेशन आएगा तो स्टेट एक है और प्रजा एक है और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एक है। सो प्रजा कौन है, तो सिटीजन कौन थे, फर्स्ट क्लास सिटीजन थे ओनली टर्किश मुस्लिम्स। सेकेंड क्लास सिटीजन कौन थे, इंडियन मुस्लिम्स। और इंफीरियर सिटीजन कौन थे, अदर। ये अंतर है, इसको क्लियरली मेंशन करना है। उसके बाद फिर इंटरनेशनल जाएंगे हम, तो इंटरनेशनल इनकी हायरार्की कैसी थी, खलीफा था। सो खलीफा के साथ इनके संबंध कैसे थे, रिलेशनशिप विद खलीफ। सो इल्तुतमिश का रिलेशनशिप कैसा है और किसने कौन सा टाइटल लिया, ठीक है। जैसे डेप्यूटी ऑफ सुल्तान किसने लिया, डेप्यूटी ऑफ खलीफ, नॉट डेप्यूटी ऑफ सुल्तान। डेप्यूटी ऑफ सुल्तान तो ये निकालोगे आप, ये आपका काम होगा। इसके बाद में फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, राज है तो राजपाट किस तरह से डिवाइडेड था, सो डिवीजन किस तरह से थे। तो फीफडम थी, फीफडम यानी हमने आपको ये जागीर दे दी तो उसको इक्ता कहते थे उस टाइम पर, इक्ता सिस्टम था। और फिर इनका राज उस पर भी था जिन्हें खालिसा डिस्ट्रिक्ट्स बोलते थे, जहां पे वो पर्टिकुलर सुल्तान का ही राज होता था, उसे खालिसा कहते थे। हो गया खत्म। अब अगर वो आपसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन का कोर बनाओ। कोर क्या होगा, वो कोर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पर मैंने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक का एडमिनिस्ट्रेशन बनाया था। उन्होंने सिर्फ ये बोला स्लेव पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बोला, वो भी आएगा 5 नंबर में। लेकिन अभी प्रैक्टिस छोटे की कर लो कि स्लेव का एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखने बैठूंगा, सबसे ओरिजिनल कोर के ऊपर जाऊंगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला फाउंडर है, उसके पास कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसने खुद से बनाया था क्योंकि उसने बाबा साहेब अम्बेडकर को अपॉइंट किया था, BN राव को अपॉइंट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ हमारा। वो क्या लेकर आया था, वो जो पुराना लेकर आया था वही सिस्टम था। तो जो स्टार्टिंग वाले वजारत थी, दीवान थे, उनकी लिस्टिंग करोगे। बाद में किस किस ने क्या क्या चेंजेस किए, ओनली ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर स्लेव्स का बोला गया है तो स्लेव पीरियड के अंदर जिस जिसने जो जो काम किया वो करना है, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है टैक्सेशन के ऊपर। सो टैक्सेशन आप स्टार्ट कहां से करोगे, आप स्टार्ट करोगे कि जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन के अंदर 2 कैटेगरी हो गए। कौन सी कैटेगरी हो गई, एक मुस्लिम्स थे और एक जिम्मीज थे, क्योंकि यहाँ पर अथेइज्म को तो ख़त्म कर दिया इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। इवन गौरी का ये मानना था कि इंडिया के अंदर हम नहीं देखते कि अथेइज्म है। ये लोग उसके हिसाब से ये बोलता था कि ये लोग यहाँ के भटके हुए हैं, लेकिन ये लोग ईश्वर को मानते हैं। तो ईश्वर को मानने वाले लोगों का टर्म दिया गया है जिम्मी। अब उन जिम्मी के ऊपर ज़कात लागू नहीं होती, ज़कात सिर्फ मुसलमान पे लागू है। तो जब मुसलमान ज़कात देगा तो जिम्मी क्या देगा, तो जजिया देगा। तो ज़कात कंपलसरी किसके ऊपर है, जिम्मी पे क्या कंपलसरी कर दिया, जजिया। तो जजिया सेक्युलर टैक्स है, ज़कात कम्युनल टैक्स है, ये याद रखना। इसके बाद फिर उश्र है, खराज है। खराज और उश्र के अंदर भी यही अंतर है। खराज नॉन मुस्लिम्स का टैक्स है जिस तरह से जजिया है, और उश्र
वो टैक्स है जो मुसलमानों पे लग रहा है, तो बराबर कर दिया है। लेकिन कास्ट डिवीजन है, यही कास्ट डिवीजन अपने क्लाइव में देखा है, वॉरेन हेस्टिंग्स में देखा है, हिंदू कोड मुस्लिम कोड। कंसेप्ट समझ गए कि भाई यहाँ एक तरीके से कर्म ढालेंगे तो बोलोगे कि यार तुम तो उस हिसाब से चलो, वहां धर्म आधारित राज हुआ करते थे, तो तुम्हारे धर्म के हिसाब से तुम्हारी सजा। इसी वजह से जस्टिस भी दो हिसाब में होता था। काजी होता था, वो बैठता था मुसलमानों के लिए, पंडित जी बैठते थे हिंदुओं के। और वहां पर यह भी होता था कि किसी को छूट थी, किसी को सजा कड़ी थी, क्योंकि जिस धर्म के हिसाब से राज करना है तो वो वाला काम था। तो ये कंसेप्ट है कि किस तरह से डिवीजन किया। सिर्फ ये याद नहीं कर लेना कि यार उश्र था, खराज था, ज़कात थी, जजिया था, और फिर एक वॉर बूटी हुआ करती थी, खम्स वॉर बूटी थी। इसके अंदर सुल्तान के पास 1/5 हिस्सा जाता था 20%, और 4/5 हिस्सा जाता था आर्मी के पास, जितना लूटा गया। अब लूटा गया तो कहाँ से लूटा गया, सवाल ये उठता है। किताबें लिखती हैं इनफिडल्स से, इनफिडल्स यानी जो धर्म को नहीं मानते। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड पर यही लोग सबसे पहले मुस्लिम स्टेट को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। लेकिन बाद वाले जब इनके यहाँ ब्रेकअप होगा और फिर लूट मचाई, फॉर एग्जाम्पल बंगाल के अंदर एक गवर्नर ने अपने आप को आज़ाद कर दिया और उसको गए उसको लूटा, वो भी तो खम्स था, वो वॉर बूटी है। इनिशियल स्टेज के अंदर आप बोल सकते हो कि दो धर्मों के बीच की लड़ाई थी, धर्मों की लड़ाई नहीं थी, लड़ाई तो राजाओं की थी। वो आज हमने धार्मिक उनको चोला पहना दिया है। कंसेप्ट इतना सिंपल है, हो गया। तो टैक्सेशन के ऊपर आ सकता है, रेवेन्यू के ऊपर आ सकता है। रेवेन्यू के ऊपर जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि लैंड कैसी थी, लैंड के डिविजन्स क्या थे, कितनी तरह से लैंड डिवाइडेड थी। एक्सक्यूज मी, हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप करने की कोशिश करो और लिख दो। सोसाइटी है, सोसाइटी के ऊपर बाद में करना, पहले एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ो। आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे सवाल आएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्लेव डायनास्टी इन आर्किटेक्चर, इन आर्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करोगे। नाउ इसमें डायमेंशन और एलिमेंट्स पकड़ना है, डायमेंशन और एलिमेंट्स पकड़ना है। डायमेंशन क्या होता है, मटेरियल, आर्टिजन्स, और फिर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो कल तुमने मेरे को ऑडियो नहीं भेजी मेरी? सर मैंने आपको पूछा भी था। क्या पूछा था? वो नहीं आ रहा है। क्यों? मैंने तो बोला था आता है, वो अपनी बात हुई थी, इसने भी तुमसे बोला था। नहीं हो रहा था। कितने MB का है? 16 से भी ज्यादा का है। तो मेल कर दे उसे मुझे। ओके, एक काम कर, माइक्रोफोकस का एक पेज बना यू कट के ऊपर, वो ऑडियो पेस्ट कर दे यू कट के ऊपर, तो वो वीडियो बन जाएगी। वो मैं करूंगा वही अल्टीमेटली। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर में एलिमेंट होते हैं, तो कुतुब मीनार से एलिमेंट शुरू हुए। 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर कोई एलिमेंट है क्या? इन्होंने कुछ नया डाला? नहीं, इन्होंने तो बदल दिया। वो वाला काम है जो अलटना पलटना वाला। लेकिन जो कुव्वतुल इस्लाम है वो भी कहा जाता है, वहाँ पुराना एक जैन टेम्पल हुआ करता था, उसका बनाया गया है। सो ये दोनों तो पलटी हुई हैं। लेकिन कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार को तो स्क्रैच से शुरू करा उन्होंने। तो कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर का इन्वॉल्वमेंट है। तो सबसे पहली चीज आती है इंस्पिरेशन। सपने में आए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक के सपने में कुतुबुद्दीन आए थे, तो उन्होंने कहा था कुतुब बना दे, ऐसा हुआ था। तो इंस्पिरेशन कहाँ है? तो पुरानी कोई मीनार बनी हुई है, तो जाम मीनार कहाँ है? राजस्थान। जाम गेट ये रहा अपना। अरे इंदौर से जाते ना अपन महेश्वर की तरफ, तो जाम गेट आता है। सेंट्रल एशिया की है, टर्किश इंस्पिरेशन है। सो जाम वो। फिर फीचर्स क्या हैं? ब्रॉड फीचर्स क्या हैं? इसका शेप कैसा है, शेप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, यानी आपको दिखती कैसी है, ये कितनी स्टोरी हाई है, कितने मीटर हाई है, कौन सा स्टोन यूज़ किया गया है, क्या प्योर एक ही स्टोन में बनी है या इसमें कोई दूसरा स्टोन भी यूज़ किया गया है। फिर दूसरी टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ की हैं, इसमें मोटिव कौन कौन से यूज़ किए हैं। तो यहाँ आपको ये शोकेस करना पड़ेगा कि चूंकि फिगर्स, लाइव फिगर्स आर नॉट पुट अप इन इस्लामिक आर्ट, तो लाइव फॉर्म ख़त्म हो जाता है और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आना चालू हो जाते हैं। सो रिप्लेसमेंट ऑफ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। तो वो पैटर्न्स को आपको लिखना है, कौन कौन से पैटर्न्स हैं। कोर कुतुब मीनार आ सकता है, सिंपल 3 मार्कर में आ सकता है। 5 नंबर में वो आपसे
कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद इल्तुतमिश का आएगा, पहला मौज़ोलियम बनाया था उसने नासिरुद्दीन महमूद के लिए। फिर क्या करेंगे आप, फिर किसने बनवाया, मेजर बनवाने वाला कौन, तो बलबन पे आ सकते हो आप, रेड पैलेस है उसका, और दूसरी चीज़ें जो हैं, ठीक है। और यहाँ आप सिंपल यही लिखोगे कि अभी तक जो है वो ट्रेडिशनल काम चल रहा था। आपको अगर कोई एलिमेंट नया मिलता है, क्या दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड, उसको आप डालेंगे कि हाँ ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया। जैसे डोम स्ट्रक्चर, सबसे पहली डोम किसने बनाई, किसके टाइम पे बनी, सबसे पहली ट्रू आर्च। ट्रू आर्च का मतलब होता है लोड बियरिंग आर्च, एक होती है डेकोरेटिव आर्च, ऑर्नामेंटल जिसे कहते हैं। फिर आर्चेस के टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी आर्चेस हैं, एक सिंपल आर्च होती है, एक सिंपल आर्च है, हाँ ऐसी वाली होती हैं, कंगूरे कंगूरे निकले रहते हैं, तो वो अलग अलग आर्चेस हैं। कौन सी आर्च है, इसको अभी कर लो तो मेंस के अंदर तुम दूसरे टॉपिक्स पे टाइम दे पाओगे, अदरवाइज मेंस के अंदर पूरी इकोनॉमी तुम्हें वापस से करना है, हर साल करना है, हर एग्ज़ाम के पहले करना है, सारे पैरामीटर्स बदल गए, बहुत सारी चीज़ें जो वापस से उठा के करना पड़ेंगी, करंट अपडेट करना पड़ेगा हर एक जगह पे, उधर तुम्हें रटना घोटना पड़ेगा। पेपर 4 जो अभी सवाल पूछा था भूल गए हो आप, इतना अच्छा पढ़ाया था रटाया था भूल गए हो आप। पेपर 3 के अंदर के पैरामीटर्स आप भूल जाओगे, कितना सारा काम है। तो जो काम हम यहाँ अभी कर सकते हैं, इन डेप्थ कर सकते हैं, उसे कर लें तो बेहतर है। ये क्वेश्चन है छोटा सा, ओ भैया मुझे वो दो ना, मेरा वो ख़त्म हो गया, पहले ही पंखा देख करो यार, बहुत जल्दी जा रहा है यार आजकल। मेरी पंखा अपने आप थोड़ा स्लो है कि क्या है इसकी दिक्कत? मैंने खरीदा, पूरे पैसे दिए, मोदी जी का है। मोदी जी जब बोलते थे ना कि 5 स्टार रेटिंग वाला लगाओ, हाँ वो अपना वो वाला क्या उजाला, वो कौन सी स्कीम चली थी, बल्ब सब मिलते थे, ट्यूबलाइट बल्ब, उजाला, वो उजाला लिखा इधर आके कूलर अगर चला लोगे तो भैया मैं मेरी क्यों जान ले रहे हो, चला ले भैया, हाथ मार ले, फिर मुझे चिल्लाना पड़ेगा। नहीं लाइव है। ओके अगला है खिलजीज, अगला पार्ट आता है खिजली खिजली खिलजी खिजली खिजली। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी 1290 से 1296 तक रहेंगे। शाइस्ता खान इनका टाइटल हुआ करता था, असली नाम था मलिक फिरोज। इन्होंने कै उमर को टपकाया था और इसके पहले ये कमांडर ऑफ ट्रूप्स बना दिए गए थे कैकुबाद के टाइम पर। गवर्नर ऑफ सामना थे नासिरुद्दीन के टाइम पर, और फिर बाद में ये जानदार। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर काम करना चालू करा। एक दीवान बेवकूफ इलाज कराया, दीवान वकूफ। और इन्होंने बलबन के जो हार्श एस्पेक्ट होते थे, हाथ काट देना, गला काट देना, नाक काट देना, कान काट देना, वो सारे एस्पेक्ट्स खत्म कर दिए। बहुत लीनियंट कहलाते थे, झूठ। यार जब एक आदमी एक बच्चे की हत्या कर रहा है राजा बनने के लिए, तो लीनियंट कहां से हो गया, दयालु कहां से हो गया। लेकिन इनके बारे में कहा जाता था ये सजा देने में विश्वास नहीं रखते थे, या मैं ये कहूं कि ये कायर था, कमजोर था, वो भी पॉसिबल है। इनके साथ एक किस्सा हुआ था कि इनके टाइम पीरियड पे एक बड़ा अच्छे से मालूम था कि दिल्ली के जो नोबल्स हैं वो फट से उठा के पटक देते हैं, सत्ता पलट हो जाती है। तो सत्ता पलटने से बचाने के लिए इनके कान भर दिए गए कि साहब वो सिद्दी मौला आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र कर रहा है। तो सिद्दी मौला को बुलाया गया, तुम ऐसा करो, बोले मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। नहीं तुम कर रहे हो ऐसा। उन्होंने बोला जो करना है करो भैया, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मना कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को मना नहीं कर सकता कि तुम मेरे पास मत आओ। तो उस बंदे को उन्होंने हाथी के पैरों के नीचे जैसे कुचलवाया। दिल्ली में इतना भयंकर तूफान आया कि क्या कहें। अब ये कुछ भी हो सकता है, नेचुरल आ सकता है या आपको कोरिलेट कर दें, कुछ भी हो सकता है। ये कहानियां बड़ी अच्छी अच्छी हैं यहाँ पे। सो ये इनका काम था। इनका एक पुत्री थी और इस पुत्री की उन्होंने ब्याह करा था अपने भतीजे के साथ, और उसका नाम था अली। अली और बहुत सारे गुर थे उसके अंदर, अली गुर शास्प। ये उनका जमाई भी था, भतीजा भी था। अब दामाद है तो दामाद को तो प्रमोट करना पड़ेगा, तो इन्होंने उठा के उसको कहीं की गवर्नरशिप दे दी कि तू वहाँ का गवर्नर बन जा। अब वो गवर्नर बने तो उन्होंने कहा यार साउथ इंडिया के अंदर अच्छा पैसा मिलता है, लेट्स रेड, लूटपाट करें। गजनी चंदेलास तक अटैक कर चुका था, गौरी मालवास पे राउंड मार के जा चुका था,
हो चुकी थी इनकी बैटल्स। कुतुबुद्दीन ऐबक भी इनसे निपट चुका था, चंदेलाज एंड ग्वालियर, मालवा इल्तुतमिश के टाइम पर। लेकिन यहाँ पूरी तरह से राज एस्टैब्लिश नहीं किया था। इल्तुतमिश ने कहा कि अब थोड़ा सा और साउथवर्ड बढ़े, तो ये और साउथवर्ड जाता है और वहाँ के एक राजा को लूटपाट करके आ जाता है, थोड़ा बहुत पैसा पहुँचा देता है राजा के पास। राजा खुश हो जाते हैं कि साहब देखो हमारे भतीजे ने इतना संपत्ति पहुँचाई हमारे लिए उस टाइम पर। थोड़े समय बाद ये फिर से अटैक करता है। थोड़े समय बाद पता चलता है कि लोग इसके कान भरना चालू करते हैं। लोग इनको समझा रहे थे कि देखो किसी के ऊपर भी ब्लाइंड विश्वास करना उचित बात नहीं है। तो ये बंदे के बारे में कहा जाता है ही वॉज ह्यूज, बहुत लंबा चौड़ा हुआ करता था। अल्टीमेटली ये अलाउद्दीन को, दैट इज अली गुरशास को फ़ोन लगाते हैं, बोले बेटा आओ मिलने यार। तो इनके भतीजा और दामाद अली भैया आते हैं, फोर्स लेकर आते हैं, पूरी फोर्स रशिया की तरह। अब ये होते हैं तो बोलते हैं यार अपना भतीजा अपना दामाद है, मिलने जाऊंगा। बोले आप कैसे मिलने जाओगे, फोर्स लेकर आया। वो तो दिखाने आया है कि चच्चा देखो कितनी बड़ी फोर्स कर ली। जाते हैं वहाँ पे, अंदर तंबू में क्या होता है पता नहीं। अलाउद्दीन के इशारे पे उनकी गर्दन काट दी जाए। जिस इलाके का ये गवर्नर था वहाँ के लोगों के अंदर बड़ा मान सम्मान था उस बंदे का, भाई जिस जगह का ओरिजिनल गवर्नर अब सुल्तान बन गया, वहाँ पर इसकी मुंडी को भालों में टांग के घुमाया जाता है। ये बड़ा कॉमन प्रिंसिपल हुआ करता था, मुंडी काट दो लोगों को बता दो कि मार दिया भैया, ही इज नो मोर, अब उधर नहीं जाना, अब लॉयल्टी तुम्हारी इधर शिफ्ट करना है। और अली गुरशास राजा बन जाता है अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर। इस टाइम पर खिलजीज के अंदर ये जो बंदा था जलाल, इसने सिरी फोर्ट की फाउंडेशन रखी थी। और इस टाइम पर जो खुसरो नाम का बंदा था जो बलबन के टाइम से काम कर रहा था, उसको आमिर का टाइटल दिया गया था। आमिर इज अ टाइटल खुसरो को, तो वहाँ से वो कहलाए आमिर खुसरो। अली गुरशास इसको मार देता है। और जलालुद्दीन जब एमपी में, जब ये जलालुद्दीन का राज चल रहा था, तो इस टाइम पर ये लिखते हैं आमिर खुसरो और जियाउद्दीन बर्नी कि झाई नगर के ऊपर कब्जा किया गया था मध्य प्रदेश में। और झाई नगर को उस टाइम पर यह कहा जाता है कि प्रोबेबली इट वाज उज्जैन, और यहाँ पर जो टेम्पल्स थे वो तोड़ दिए थे। फिर 1295 के अंदर जलालुद्दीन फिर आता है एक हंटिंग एक्सपीडिशन के अंदर, और यहाँ पर उसने एक सराय बनवाई थी। कहाँ है नहीं दिखती, पता नहीं है, हो सकता है बाद के लोगों ने उसको बदल दिया हो। फिर अलाउद्दीन ने एक बार परमिशन मांगी कि मुझे अटैक करना है, परमिशन दो। तो उसने चंदेरी और विदिशा पर, अलाउद्दीन उसका सन इन लॉ, उसने अटैक किया था। और अलाउद्दीन काड़ा छोड़ता है और चंदेरी को कब्जे में लेता है 1292 के अंदर। फिर विदिशा को कैप्चर करता है, विदिशा के अंदर डिस्ट्रक्शन करता है। और इस टाइम पर कहा जाता है परमार राजा भोज टू वॉज रूलिंग। नाउ ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ बड़ी गड़बड़ है, ये हम बाद में देखेंगे कि परमार राजा भोज टू इस टाइम पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये वो टाइम पीरियड है, ये एक किताब में लिखा हुआ है कि हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि परमार राजा भोज का टाइम पीरियड क्या है। सर्च इट, दैट इज भोज टू, नॉट भोज द ग्रेट। कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे ही भोज बोला तो भोज महान समझ में आता है, उसी तरह से जैसे ही बोलते हैं चंद्रगुप्त तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दिमाग में आता है, या कुछ क्या आता है चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन चंद्रगुप्त फर्स्ट नहीं आता। जो ये भोज महान है, वो भोज महान है। 13 फिनिश्ड। इसमें चालुक्यास कैप्चर कर चुके थे, इसमें चंदेला आज कैप्चर कर चुके थे, हर तरफ से दबा दिया गया था। देन इसने बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ा था और फिर वापस दिल्ली गया। और इस कॉन्क्वेस्ट के बाद में जो इसने मालवा की कॉन्क्वेस्ट करी थी अलाउद्दीन की, इसको अवध के साउथ के ऊपर कैंपेन करूंगा। और फिर 1234 गलत लिखा है, तुम्हारे नोट्स में भी 1234 है, गलत लिखा है। 1234 नहीं हो सकता है क्योंकि 1294 होगा, वो इसको करेक्ट करेंगे 1294। सो 1294, मुझे एक पेन देना, यहां पर इसको करेक्शन लेना पड़ेगा अगले बार। ये मालवा से होता हुआ देवगिरी जाता है, रास्ते में ये खानदेश पे अटैक करता है, जहां पे कहा जाता है कि चौहान राजा रावचंद असीरगढ़ के थे, ये राज कर रहे थे। और ये बोला जाता है कि ये 40 से 50 हज़ार लोगों की आर्मी थी। अलाउद्दीन ने असीरगढ़ के फोर्ट पर अटैक किया और कहते हैं कि सबको मार डाला एक्सेप्ट द राजा का बेटा। अब इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी राजा बनते हैं, एकता सिस्टम को खत्म कर देता है। सबसे पहला काम
तरह से एकता सिस्टम खत्म। बलबन ने कोशिश करी थी कि उसको मॉडिफाई करूं, लिंकेजेस पकड़ तगड़े करूं, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश करूं। अलाउद्दीन वाज मच मोर पावरफुल देन बलबन। बलबन ने तो बनाया और वही वाली चीजों को अलाउद्दीन ने लागू करा। एकता सिस्टम खत्म कर देता है। बलबन के जो हार्श एस्पेक्ट देने वाले जो पहले ही खत्म करे जलाल ने, वो अलाउद्दीन भी खत्म कर देता है। पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर देता है, सेक्युलर फॉर्म लेकर आ जाता है, रिलीजन नहीं होगा। फिर ये विंध्यांस को क्रॉस करने वाला पहला सुल्तान बनता है। विंध्यास क्रॉस करता है और कैप्चर कर लेता है और अपना रूल एस्टैब्लिश करता है। पहले तो लूटपाट मच रही है, वहां एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर रहे, वहां आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से नहीं कर रहे, थोड़ा टेम्परेरी अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। ग्वालियर आ गया, ग्वालियर में जो यमुना का बेल्ट है, वो बेल्ट तक तो आपने कर लिया कि किले दिख रहे हैं, किले दिख रहे हैं। अब जब आप पहाड़ों में और जंगलों में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास पीछे बैकअप होना चाहिए। जब तक आपके पास बैकअप नहीं, आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं चले जाओगे पहाड़ों में और जंगलों में। आपको रास्ते पता नहीं है, आपको ये पता नहीं कहां पे क्या होगा। देन इसने लैंड रेवेन्यू जो पहले काइंड में आता था, काइंड में यानी कि 10 क्विंटल गेहूं निकाला है साहब, 7 क्विंटल हमारा, राजा लेके चला गया। बोला नहीं, मुझे कैश में चाहिए, मुझे गेहूं नहीं चाहिए। आपने गेहूं बेचो, पैसे दो, कैश चाहिए। कैश क्यों चाहिए था? क्योंकि उसका एक सपना था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था, पूरे दुनिया के ऊपर अपना राजपाट फैलाना चाह रहा था और साथ ही साथ में अपना धर्म भी चलाना चाहता था कि मेरा अपना धर्म बनाऊंगा। तो लोगों ने कहा यार देखो, धर्म वरम में तो ना उतरो, तो पहले तुम विश्व विजेता बन लो। बोला आइडिया तो ठीक है। फिर लोगों ने थोड़ा और समझा, बोले विश्व विजेता बनने से पहले पहले इंडिया तो कैप्चर कर लो पूरा, तुम्हारे पास पूरा हिंदुस्तान ही नहीं है अभी तो फिर ये इंडिया की लड़ाई के ऊपर निकला। तो यहां एक ही कंसेप्ट है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टेरिटरी के लिए लड़ना है, इसको कहते हैं इंपीरियलिस्टिक। अभी रशिया का जो पॉलिसी चल रहा है वो इंपीरियलिस्टिक है, उसके अंदर कोई भलाई नहीं दिख रही। युद्ध होगा, युद्ध है, युद्ध के अंदर बुराइयां होती हैं। हम कभी भी युद्ध को जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर हम ह्यूमैनिटेरियन बेस को देखते हैं तो, लेकिन फिर भी युद्ध को जस्टिफाई किया जाता है क्योंकि पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो रशिया का पर्सपेक्टिव वो जस्टिफाई करता है, यूक्रेन का पर्सपेक्टिव कि युद्ध नहीं होना चाहिए वो भी जस्टिफाई करता है। सो हर एक का नजरिया होता है। सो इसने जो अपने युद्ध लड़े वो सिर्फ अपने शासन को बढ़ाने के लिए, जमीन के ऊपर अधिकार जमाने के लिए कि मेरा अधिकार है। अब ये क्या करता है, इसको जो ये 2 सपने थे उसके, उसमें सबसे पहले तो कैश चाहिए था। अब लोगों ने कहा कि ठीक है चलो यार तुम लड़ाई करो। बोले साहब आर्मी चाहिए, तो ले आओ आर्मी। बोले ऐसे नहीं आती साहब, आर्मी को पैसा देना पड़ता है। बोले ले आओ पैसा। बोले साहब पैसा नहीं आता, अनपढ़ है ये, ही अंगूठा छाप। बोले साहब ऐसा थोड़ी होता है, पेट्रोल 120 रुपए किलो हो गया, वो आएगा जाएगा तो उसको पेट्रोल डलाना पड़ेगा ना। 119 कितना हुआ, 109, 111 कब भराया? शाबाश। तो भाई वो आएगा मोटरसाइकिल से तो उसकी गाड़ी के अंदर पानी तो डलेगा नहीं, तो खाना पानी खाना खाएगा, तेल खाएगा, घी खाएगा, फल सब्जी, फल फ्रूट खरीदेगा, काजू कतली खाएगा। पोर्टुगीज आ गए। हुक्का बीड़ी पिएगा, पोर्टुगीज आ गए। फिर कहीं पे खड़ा होगा चटोरी गली के अंदर, आलू की चाट खाएगा, आलू आ गया। कुछ भी नहीं है यार, फिर खाते क्या थे ये? चिकन। अच्छा पंडित जी सुधर जाओ। इसने कहा यार तो इतना महंगा क्यों है? सही सवाल है यार, भाई सवाल गलत तो नहीं है ना, इसका सिंपल सवाल क्यों महंगा है? बोले महंगा है, महंगा है। बोले नहीं होगा, राजा है, ये उसका पावर है। बोला मेरे को तनख्वाह कम देनी है। बोला 100 रुपए में अगर मेरे पास 10 सैनिक आ रहे हैं और मैं अगर खर्चा कम कर दूं सैनिक का, तो मेरे पास हो सकता है 20 सैनिक आ जाए। मुझे तो सैनिक चाहिए, क्यों? क्योंकि मुझे विश्व विजेता बनना है, बड़ी चौड़ी आर्मी चाहिए। जैसे अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, वैसे ही मैं सिकंदर बनूंगा, तो मैं सेकंड सिकंदर बनूंगा, दैट इज सिकंदर है सानी, सानी सेकंड। तो इसने मार्केट के अंदर शिफ्टिंग करना चालू कर दी और मार्केट कंट्रोल की पॉलिसी निकाल दी। पहला काम यह है, मेजर काम है। अब उसने बोला कि यार ये जो पैसा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो इसके लिए मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ और एक यूपीएससी बनाओ और अपॉइंटमेंट दो कलेक्टर्स को, ताकि वो टैक्स कलेक्ट करें, या बुलाओ उसको वॉरेन हेस्टिंग्स को, वो पोस्ट क्रिएट करेगा कलेक्टर की। बोला सर ये तो आप भविष्य की बातें कर रहे हो, अभी की बात कर लो। तो ठीक है। बोले अभी यहाँ के लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो अपन इसको अपनी भाषा का नाम दे दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, राज करने वाला मुफ्तखोर मुस्तखराज, एक पोस्ट क्रिएट कर दी जो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये काम इसने कर दिया। फिर इसने कहा कि खराज जो है
50% फिक्स कर दो, हाउस टैक्स बढ़ा दो, प्रॉपर्टी टैक्स लगा दो, उसे घर ही कहो। चराने जा रहा है बंदा, चराएगा, इसके गाय बैल दूध निकालेंगे, दूध के बाद फिर वो दही बनाएगा, छाछ बनाएगा, घी बनाएगा, बेचेगा, फ्री फंड में खा रहा, चरवाई का भी टैक्स लो, वो भी चालू कर दिया। फिर उसने एक और टैक्स हुआ करता था पहले, जिसे कहते थे किस्मत खुली, जो सरदार लोग होते थे, चीफ हुआ करते थे, उनको देना पड़ता था, वो इसने अबॉलिश कर दिया। फिर इसने कहा कि यार सारी ज़मीनों को नापो ताकि हमारे पास रेवेन्यू सही आए, तो बिस्वा नाम की टेक्निक के ऊपर नापा गया। ये बिस्वा यूपी बिहार के इलाकों में आज भी चलता है। कितने बिस्वा ज़मीन है? तो बिस्वा किसका है? अलाउद्दीन का। एकड़ अंग्रेज़ों का, बीघा बाद में आएगा। तो ये स्टैंडर्ड है मेजरमेंट का। टैक्सेस अब उस ज़मीन के ऊपर लगा दिए। फिर दिल्ली के अंदर कैश में, जो दिल्ली और खालिसा की ज़मीनें थी, यहाँ सारा कैश में आएगा सामान, ताकि तनख्वाह बांटनी है अपनों को। इसके बाद इसने 4 ऑर्डिनेंसेस निकाले। पहला ऑर्डिनेंसेस था कि जितनी फ्री में ज़मीन दे रखी सब कन्फिस्केट कर लो। अब राजा ने ज़मीन ले ली, अब आप लड़ने जाओगे, मार दिए जाओगे, तलवार, वो राजा है भैया, कन्फिस्केट कर ली सारी ज़मीनें फ्री में जो दे रखी थी। दूसरा बोले जगह जगह जासूस फैला दो, बलबन वाला जो काम था वही इसने भी करा, जासूस सिस्टम बना दिया। उसके बाद दारू बिल्कुल बंद, बोले ना रहेगा नशा, न तुम करोगे षड्यंत्र, न मनाओगे पार्टी। वाइन प्रोहिबिटेड, बोले जितने भी नोबल्स हैं ये आपस में मिल बैठ नहीं सकते, गोष्ठी नहीं कर सकते, शादी भी नहीं कर सकते, जो अपॉइंटमेंट दिया जाएगा वो अपॉइंटमेंट जिस टेरिटरी में होगा वो बंदा भी नहीं, मुगल भी लगाएंगे इसको। फिर इसने कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। पहला प्रिंसिपल था किंगशिप नोज नो किंगशिप, बलबन में भी था कि मैं राजा हूं तो मैं भाई भतीजावाद नहीं चलाऊंगा, जो बंदा एबल है वो आगे बढ़ेगा। और दूसरा जो इसका खतरनाक काम था, जो राजा के लिए, मतलब राजा बहुत गंदा काम है, हम लोग बड़ा अरमान रखते हैं कि राजा होता। जब आप राजा या रानी होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ह्यूमन राइट्स आप मारोगे, और अगर आपका दिल अच्छा है तो आप राजा नहीं बन सकते, आपको कठोर, आपको निर्दयी होना पड़ता है। सो एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। तो एंड इसका क्या था? पूरे हिंदुस्तान को कब्जे में लेना है, पूरे विश्व को कब्जे में लेना है। तो एंड ये, आप किसी भी तरीके से आए, साम दाम दंड भेद, जो करना है करो, मारना है, काटना है, कत्ले आम करना है करो, टेरर फैलाना है फैलाओ। तो ये इसका प्रिंसिपल था। फिर इसने इसी टाइम पर मंगोल्स अटैक किया करते थे, चिंगिस खान वाले, उसके बच्चे अलग अलग हो गए थे, इनके लगातार अटैक होते थे। इस बंदे ने, कहा जाता है, करीब 12 अटैक्स को झेला है अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें से 4 मेजर थे 1296 के साथ ही शुरू होते हैं। सबसे पहला था सिरी फोर्ट के ऊपर कब्जा 97 का, जो सिरी फोर्ट इसके ससुर साहब ने बनाना चालू किया था, इसके आसपास कब्जा कर लिया था उन्होंने। फिर 1299 के अंदर एक बैटल होती है, बैटल ऑफ किली। इसके अंदर अलाउद्दीन का एक जनरल था जफर खान, वो लीड कर रहा था, जिसकी वहां पे हत्या हो जाती है, मारा जाता, लड़ाई में हत्या थोड़ी होती है। फिर 1303 के अंदर फिर से सिरी के आसपास घेरा डाला जाता है, और 2 महीने का घेरा था, और कहा जाता है यहाँ अलाउद्दीन ने पैसा देके उनको रवाना करा था, बोले पैसा पकड़ो यार जाओ तुम लोग। फिर इसने खूब सारे फोर्ट्स, जो सल्तनत के टाइम पीरियड पर बलबन ने भी काम चालू किया था, जहां डिवीजन कर दिया था फोर्सेस का, वो काम इसने आगे बढ़ाया अलाउद्दीन ने। पंजाब, मुल्तान और सिंध के अंदर अलग अलग जगह के ऊपर फोर्ट्स बनाए और फोर्सेस रखी मंगोल अटैक से, और उसके अंदर एक हेड बंदे को रखा जिसका नाम था गाजी मलिक। ये गाजी मलिक बाद में इनको उखाड़ के फेंक देगा, उसी तरह से जिस तरह से जलालुद्दीन ने स्लेव्स को उखाड़ के फेंक दिया था, उसको भी तो प्रमोट किया था, तो इसलिए प्रमोशन नहीं करना। ये आस्तीन के सांप थे। अब इसके बाद में ये इंपीरियलिस्टिक और पावरफुल और एरिस्टोक्रेटिक स्टेट बनाता है। ये 3 शब्दों का है, अगर आता है स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी तो 3 शब्द जरूर लिखना, इंपीरियलिस्टिक, पावरफुल और ऑटोक्रेटिक स्टेट। अब इसने कॉन्क्वेस्ट करना चालू करी, जिन कॉन्क्वेस्ट को हमें देखना है इंडिविजुअली, और सारे डायनास्टीज को हमें देखना है। यहां इंपॉर्टेंस ये होता है कि कौन सी डायनास्टी कब कर रही थी, तो काम सबसे ज्यादा अलाउद्दीन के साथ है। तो सबसे पहले ये गुजरात पे अटैक करता है 1298 में। यहाँ पे कर्ण राजा थे, बघेला डायनास्टी थी, बघेलास आर दी वाघेलास और दे आर दी चालुक्यास ब्रांच। और यहाँ जब वो जीत जाता है तो कुतुब मीनार के पास में एक दरवाजा बनाता है, जिसको नाम रखता है अपने नाम पर मलाई दरवाजा। मलाई कोफ्ता वहीं बना होगा, मलाई दरवाजा। कहाँ चला गया तू? वापस आ जा अलाई दरवाजे पे। अच्छा बिरयानी में? हाँ तो मलाई कोफ्ता वेजिटेरियन है, तो सीधे सीधे मलाई टिक्का देखो जरा। फिर ये अटैक करता है रणथंबोर के ऊपर। याद है आपको रणथंबोर किसके पास था? पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के पास था।
अलग अलग बैटल्स होती रही, तो यहाँ रणथंभौर के ऊपर अटैक करता है, यहाँ राज कर रहे हैं हमीर देवा। हमीर शब्द बेसिकली करप्शन है अरेबिक शब्द आमिर का, पता है ये? हमीर शब्द बाद में यूज किया गया है जब गजनी आया था और उसके अगेंस्ट में। हमीर, हाँ ये करप्टेड वर्ड है। अमीर का अमीरुल मोमिनीन होता है ना, हमीर देवा, तो ये वहां से निकाला गया, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं उनका कल्चरल आइडेंटिटी शिफ्ट होती रहती है। इसको हम पढ़ेंगे उसमें चंदिलाज में, इस वर्ड को। देन मेवाड़ जीतता है 1303 में, उसके बाद मालवा पे अटैक करता है 1305 में, और लास्ट बंदे जिसकी हत्या करता है, यहाँ परमार्स हैं, तो राजा हरनंदा थे जिनकी हत्या हो जाती है और परमार्स यहाँ वाइप ऑफ हो जाते हैं। सिवान के ऊपर अटैक करता है 1308 के अंदर, शीतल देवा थे, और जालोर पे अटैक करता है 1311 में कान्हादा देवा। ये अटैक्स इसके चल रहे हैं। गुजरात का जब अटैक होता है तो गुजरात अटैक के अंदर वहां पे जो इसके जनरल गए हुए थे वो एक स्लेव को खरीदते हैं। उस स्लेव का नाम था मलिक काफूर, और उसको खरीदा गया था उस समय में 1000 दिनार में, इसलिए उसका नाम रखा गया 1000 दिनारी। और क्यों? बोला इसका खोपड़ा बहुत तेज है, और वो यूनक था, चक्का था। अब अलाउद्दीन खिलजी के पास आया तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको ये दायित्व सौंपा कि जा बेटा साउथ इंडिया जीत गया। सो मलिक काफूर निकलता है और उसके लिए पूरा इंडिया जीत के दे देता है। तो जीतने वाला अलाउद्दीन खुद नहीं है, मेन काम मलिक काफूर का है, और मलिक काफूर रीजेंट बना था शिहाबुद्दीन उमर का, इसलिए शिहाबुद्दीन उमर 3 मार्कर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंस पकड़ना, जो मैंने अभी कहा ना, शिहाबुद्दीन उमर ने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन वो ट्रांजिशन था, तो ट्रांजिशन क्यों था? क्वेश्चन ये है कि उस टाइम पर रीजेंट कौन था, उसका बच्चा थोड़ी राज कर रहा है। और उसके बाद ये साउथ इंडिया के ऊपर निकलता है, तो देवगिरी जो राजा रामचंद्र देवा थे, जिनका टाइटल हुआ करता था राय रायान। फिर तेलंगाना 1308, वही वाला टाइम पीरियड चल रहा है, राजा प्रताप रुद्र 2। देन द्वार समुद्रा 1310, होयसला राजा थे यहाँ, वीर बल्लाल 3rd। पांड्यास, इसमें 2 भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, इनके बीच में झगड़ा हो जाता है। सुंदर पांड्या अलाउद्दीन को व्हाट्सएप कॉल करता है, वीडियो कॉल, बोलता है यार चचा भेजो यार, बोले भेज रहे हैं यार, आता है। तो अब 2 भाइयों के चक्कर के अंदर पांड्यास के टाइम पर इसकी फोर्सेस पहुंच गई थी रामेश्वरम। रामेश्वरम इज एन आइलैंड। और फाइनली फिर से देवगिरी के अंदर रिबेल होता है, शंकर देवा रिबेल करते हैं और शंकर देवा को मार दिया जाता है, और वो टेरिटरी भी अनेक्स कर ली जाती है। इसके अंदर जो देवगिरी का एपिसोड है, वहां पर मामला बड़ा खतरनाक चलता है। तो देवगिरी की एक रानी थी जो अलाउद्दीन खिलजी के पास थी कब्जे में, और उन रानी का ये मानना था कि मेरी बेटी मुझे चाहिए। उस बेटी का नाम था देवल देवी। अब पिताजी के साथ वो कहीं थी, और पिताजी ने उसकी ब्याह कहीं और पक्का कर रखा था। अलाउद्दीन खिलजी के जनरल जाते हैं, उसकी डोली को कब्जे में लेते हैं, दिल्ली भेजते हैं, और खिज़र खान जो एल्डेस्ट प्रिंस था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके साथ उसका ब्याह करा दिया जाता है। फिर खिज़र खान को अंधा कर दिया जाता है, उसको बाद में सल्टा दिया जाएगा। अब वो सबसे बड़ा प्रिंस कौन? तो प्राइमोजेनिचर थ्योरी चलेगी तो सबसे बड़े राजा की राज होगा, या रानी का राज होगा, या उसके बच्चों का राज होगा। उसकी शादी 3 लोगों से हुई सिर्फ राज को पाने के लिए, इसलिए शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे ये नाम दिखा नहीं है मेंस के अंदर। जिस दिन आएगा मैक्सिमम पब्लिक रोएगी, क्योंकि डेप्थ नहीं है पढ़ाई के अंदर। देवल रानी, देवल देवी। सो इसको हम जो कंटेम्प्रेरी है उसको कल से लेना चालू करेंगे। आमिर खुसरो इसके अंदर कोर्ट में था, मीर हसन दहलवी था इसके पास। ये हिंदूज के प्रति लिबरल था। फिल्म मैंने नहीं देखी है कि क्या रही थी। इसने अलाई फोर्ट बनवाया था, अलाई दरवाजा बनवाया था। अलाई दरवाजा पहली सर्वाइविंग डोम कही जाती है, इन्हें ऐसा जो आज भी है। डोम पहले भी बनी लेकिन डोम गिर गई, तो सर्वाइविंग डोम यही है सबसे पुरानी। इसने 1000 सुतून पैलेस बनवाया था, जिसे 1000 पिलर पैलेस भी कहते हैं, 1000 खंबा। फिर जमात खाना मॉस्क बनवाई थी। इसने सिटी ऑफ सीरी एस्टैब्लिश करी। फोर्ट सीरी किसका? इसके ससुर का, जलाल का। फिर इसने हौज़े अलई खास बनवाया था, और मंदसौर के अंदर एक फोर्ट बनवाया था। अब कंटेम्प्रेरी जो है इसको कल से करना चालू करेंगे। तो यहाँ सारी हिस्ट्री जो मेडिएवल है, जिसे हम एंड कहते हैं, लेटर मेडिएवल की जो राजपूत डायनास्टीज हैं, वो किस तरह से खत्म हुई और किस तरह से नई डायनास्टी इवॉल्व होंगी, इसके ऊपर कल से काम रहेगा। सो यहाँ मैंने जो पहले नोट्स दिए थे आपको परमार्स के ऊपर और चंदेलास के ऊपर, इसको मैंने पूरी तरह से बदलने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा डीप जाएगा। कारण बहुत सिंपल है, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन मांगा था कि कितने क्वेश्चंस पूछें, और आप में से किसी ने ऑफलाइन के अंदर मुझे जवाब नहीं दिया था, नन ऑफ यू। मुझे ऑनलाइन से जवाब आया।
कि ये क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चंस निकाल के भेजे हैं, हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइम पीरियड के कंटेम्प्रेरी डायनास्टी से। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं यूनिट 1 एमपी की हिस्ट्री, और वो बहुत डीप जा रहे हैं। जैसे 2 डॉट्स मैंने जोड़े कल कि लिटरेचर दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है। सो जिस तरह से लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन पूछा था भोज परमार के बारे में कि उसके कोर्ट के अंदर एक मिनिस्टर थे जैन, वो क्यों है? ही इज अ वेरी बिग शॉट, ह्यूज शॉट, बहुत बड़ा नाम है वो जैन रिलीजन के अंदर। तो जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था भोजा ने, और उसके टाइम पीरियड पे बहुत सारे लिटरेरी थे। तो आई हैव नॉट फिल्टर्ड इट, पूरी तरह से प्रॉपर नहीं किया है, श्रिंक नहीं किया है। तो कोर लेवल वाले नोट्स दूंगा मैं आपको पहले, बाद में मैं उनको श्रिंक करूंगा, तो फ्यूचर में श्रिंक करूंगा। श्रिंक करने में बहुत जान लगती है, कौन सा वर्ड कहाँ जाएगा, वो पूरा 3 मार्कर बनता है फिर अपने आप। सो लिटरेचर पूरी परमार डायनास्टी, पूरी चंदेला डायनास्टी, तो लिटरेचर पूरा, लिटरेचर के बाद फिर इनका आर्किटेक्चर, यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि आर्किटेक्चर भी हमें एज इट इज दिया हुआ है। सो 2 क्वेश्चन हम मान के चलें कि यहाँ कंटेम्प्रेरी, तो अलाउद्दीन अपनी जगह पर है, अलाउद्दीन यूनिट 2 के अंदर आएगा, वो भी आ गया तो वाला काम है, बहुत लंबा चौड़ा है। तो एमपी की हिस्ट्री पे फोकस ज्यादा रखोगे आप, ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन? सो कल हम लोग इसकी वो वाली सारी डायनास्टीज देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की जो इंडिया की हैं। अभी हम परमार चंदेलाज नहीं देखेंगे, परमार क्योंकि टाइम लेंगे, चंदेलाज टाइम लेंगे, उसके पहले हम बाकी कर दें तो काम हो जाएगा। ओके देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ एंड बाय बाय।